अस्सलाम वालेकुम, MIT थर्ड ईयर। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। तो मैं आप लोगों को न्यूक्लियर मेडिसिन पढ़ाऊंगी, कुछ पार्ट आपकी दूसरी मैम पढ़ाएंगे आपको और कुछ पार्ट मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियर मेडिसिन बेसिकली होता क्या है, ठीक है। जिस तरह हम लोग, अब आप लोग सेकेंड ईयर में पढ़ के आ चुके हो, जैसे हमने एक्सरे, सीटी, MRI, अल्ट्रासाउंड, हमें डिफरेंट मोडेलिटीज की थोड़ी बहुत नो हाउ है। इसी तरह अब हम न्यूक्लियर मेडिसिन पढ़ेंगे, आप लोग की थर्ड ईयर में न्यूक्लियर मेडिसिन है, ठीक है। न्यूक्लियर मेडिसिन आपकी रेडियोलॉजी से टोटली डिफरेंट होती है, ठीक है। एक तो इसका मोड ऑफ इमेजिंग डिफरेंट है एज कम्पेयर टू रेडियोलॉजी, ठीक है। और इसका जो सोर्स है, ठीक है, वो भी डिफरेंट है न्यूक्लियर मेडिसिन का, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ये डिफरेंस क्रिएट करती हैं दोनों रेडियोलॉजी और न्यूक्लियर मेडिसिन के दरमियान। न्यूक्लियर मेडिसिन में हमारे पास हाइब्रिड इमेजिंग भी आती है, ठीक है, जिसमें हमारे पास स्पेक्ट वगैरह भी आता है, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह हम आगे जैसे डिटेल में करेंगे। कुछ पार्ट जो मैम बख्तावर पढ़ाएंगी और कुछ पार्ट जो मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है, वो ऑब्वियसली रिलेटेड होगा क्योंकि बुक आप लोगों की एक ही है, ठीक है। या तो आप बर्नियर भी पढ़ सकते हो या रमेश चंद्रा, जो भी आप लोगों की रिकमेंडेड बुक है, आप लोगों ने उसी को फॉलो करना है, ठीक है। मैं आप लोगों को रेडियो फार्मास्यूटिकल स्टार्ट कराऊंगी, ठीक है। उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बैकग्राउंड है न्यूक्लियर मेडिसिन का जो मेरे लिहाज से आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप न्यूक्लियर मेडिसिन स्कैन्स की बात करते हैं, इनको हम सिंटीग्राम भी कहते हैं। जैसे हम रेडियोग्राफी में जब हम एक्सरेज पढ़े थे, ठीक है, तो उसमें हमने उसको रोजेनोग्राफ भी कहा था, ठीक है, रेडियोग्राफ भी कह रहे थे। उसकी जो फिल्म्स ले रहे थे उन्हें हम स्काउट फिल्म, प्रीलिमिनरी फिल्म्स भी कह रहे थे, ठीक है। इसी तरह जब हम न्यूक्लियर मेडिसिन की स्कैन्स की बात करेंगे, जहां हम उसको रेडियोग्राफ कह रहे थे, ठीक है, रेडियोलॉजी को, तो न्यूक्लियर मेडिसिन में हम अपने स्कैन को सिंटीग्राम का नाम देंगे। और न्यूक्लियर मेडिसिन में जो हमारे पास स्टडी हो रही है उसको हम सिंटोग्राफी भी कहते हैं या सिंटीग्राफी भी कहते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट 200 से भी ज्यादा न्यूक्लियर मेडिसिन स्कैन जो हैं वो हम परफॉर्म करते हैं। हमारे डिपार्टमेंट, डिफरेंट डिपार्टमेंट में परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। और ये हमारी बॉडी में जितने भी डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उनके लिए स्पेसिफिक रेडियो फार्मास्यूटिकल होता है, ठीक है। वो हम पेशेंट की बॉडी में बेसिकली इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर हमारी बॉडी रेडिएशन खुद इमिट करती है, ठीक है। और फिर गैमा कैमरा जो होता है, ठीक है, उसमें डिटेक्टर्स वगैरह लगे हुए होते हैं, वो डिटेक्ट करता है उन रेडिएशन को और फिर सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं जो कंप्यूटर में जाते हैं और इमेजिंग हमारी प्रोड्यूस हो जाती है ऐसे, ठीक है। और अच्छा, अब मेजर डिफरेंस न्यूक्लियर मेडिसिन और रेडियोलॉजी में दो आते हैं। एक तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप लोगों को याद हो कि एक्सरेज जब हमने पढ़े थे या सिटी की बात करते हैं या स्पेसिफिकली MRI, या मतलब हम रेडियोलॉजी की बात करते हैं कंपैरिजन में न्यूक्लियर मेडिसिन के, तो वो जो हमारी स्टडी थी वो बेसिकली स्ट्रक्चरल स्टडी थी, ठीक है। न्यूक्लियर मेडिसिन बेसिकली हमारे पास फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस या हमारी बॉडी के अंदर ये कि हमारे ऑर्गन सिस्टम कैसे फंक्शन कर रहे हैं, कैसे वर्क कर रहे हैं, उसकी फिजियोलॉजी का बेसिकली न्यूक्लियर मेडिसिन उनको बताती है, ठीक है। न्यूक्लियर मेडिसिन का मेन मकसद ये है कि हमारी बॉडी में जो भी हमारा प्रोसेस चल रहा है उसको बताती है, ठीक है। और डिफरेंट फंक्शन जो हमारी बॉडी के होते हैं उनको हाईलाइट करती है, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेडिसिन में वही बात है, फिर हाइब्रिड इमेजिंग भी आती है जिसमें पेट सिटी होता है, स्पेक्ट सिटी होता है। होपफुली कि ये पेट और स्पेक्ट आपको मैम बख्तावर ने कवर कराए होंगे, ठीक है। और फिर जैसे कि फिजियोलॉजी है, मैंने आपको बताया फिजियोलॉजी, आपने ये दो बातें याद रखनी है न्यूक्लियर मेडिसिन की रेडियोलॉजी के साथ कंपैरिजन में, कि न्यूक्लियर मेडिसिन इज अ फंक्शनल स्टडी दैट शोज हाउ योर ऑर्गन्स वर्क, ठीक है। और दूसरी चीज के न्यूक्लियर मेडिसिन में सोर्स जो है हमारा वो पेशेंट खुद है। क्यों, कैसे, जैसे ही हम रेडियो फार्मास्यूटिकल पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो कुछ देर डिले के बाद हम अपनी इमेजिंग या इमेज एक्विजिशन जिसको आप कह सकते हो उसको हम स्टार्ट करते हैं। फिर हमारा गैमा कैमरा पेशेंट की बॉडी से निकलने वाली रेडिएशंस को, बेसिकली गैमा रेडिएशंस को डिटेक्ट कर रहा होता है। जबकि रेडियोग्राफ में हमारे पास सोर्स क्या था, एक्सरे ट्यूब थी, पेशेंट नहीं था। एक्सरे ट्यूब से हमारे पास एक्सरेज निकल रही थी, ठीक है। न्यूक्लियर मेडिसिन में हमारे पास क्या यूज होता है, गैमा रेडिएशन यूज होती हैं जिनको फिर गैमा कैमरा डिटेक्ट करता है। गैमा रेडिएशन आप लोगों को पता ही है कि इट्स अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। इसका कोई मास नहीं होता एंड इट कंटेन्स नो चार्ज एज वेल,
ठीक है, और इसकी ओरिजिन क्या है, बेसिकली न्यूक्लियस से ओरिजिनेट करता है। कोई भी रेडियो एक्टिव एटम है उसके न्यूक्लियस से जो ओरिजिनेट करेगा वो हमारी बेसिकली गैमा रेडिएशंस है। गैमा रेडिएशंस की एनर्जी जो होती है वो होती है 0 to 5 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। हो सकता है आप लोगों की बुक में वेरी करे, ठीक है, वो एडिशंस का फर्क आ सकता है। ये कुछ स्पेसिफिक गैमा रेडिएशन की है, ठीक है, जो आपको पता होनी चाहिए। गैमा रे और एक बात, गैमा रेडिएशन एज कंपेयर टू एक्सरेज हाईली एनर्जेटिक होती है और स्ट्रांगली पेनिट्रेटिंग होती है, ठीक है, ये वाली रेडिएशन। न्यूक्लियर मेडिसिन में या तो हम बाजुकात गैमा रेडिएशन यूज कर रहे होते हैं या बीटा इमिटिंग रेडिएशन भी यूज हो रही होती है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि हम फिर डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए यूज करते हैं या थेराप्यूटिक पर्पसेस के लिए यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। ये बेसिक इंट्रोडक्शन था, कुछ न्यूक्लियर मेडिसिन का बैकग्राउंड था, ठीक है, कुछ डिफरेंसेस थे इसका रेडियोलॉजी से, वो आपको पता होने चाहिए। फिर बेसिकली जिस तरह हमारे पास अगर पता था कि रेडियोग्राफ जो था वो हमें कैसा नजर आ रहा था, उसमें हमने बेसिकली 5 डेंसिटीज देखनी होती थी, वो उनका विजिबल होना बहुत जरूरी था, ठीक है। ये आपके पास एक नॉर्मल थायराइड स्कैन है, ठीक है, न्यूक्लियर मेडिसिन का बेसिकली एक स्कैन है, बड़ी ग्रेवीनेस सी नजर आ रही होगी आपको, ठीक है। ये बेसिकली नॉर्मल अपीयरेंस होती है आपके पास थायराइड स्कैन की। थायराइड स्कैन बेसिकली हम थायरोटॉक्सिकोसिस के पेशेंट्स में करते हैं, या अगर ग्रेविस पेशेंट्स आ जाए, यानी हमारे पास हमारे जो थायराइड से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी पेशेंट आएगा उसके लिए हम थायराइड स्कैन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। थायराइड कैंसर के पेशेंट्स में भी हम थायराइड स्कैन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब आता है, पढ़ते हैं जी व्हाट इज न्यूक्लियर मेडिसिन, ठीक है। सबसे पहले न्यूक्लियर मेडिसिन होता क्या है? अच्छा, nuclear medicine is that branch of medicine that deals with the use of unsealed radiation sources in diagnosis and treatment of disease. या आप इसका भी कह सकते हो by using radio pharmaceutical agent image formation for therapeutic and diagnostic purposes is nuclear medicine, ठीक है। मकसद ये है कि न्यूक्लियर मेडिसिन में क्या होता है कि मेडिसिन की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें बेसिकली हम रेडियो फार्मास्यूटिकल पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। और फिर जैसे ही वो रेडियो फार्मास्यूटिकल हमारी बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है तो वो दो पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है, आइदर डायग्नोस्टिक और आइदर थेराप्यूटिक, ठीक है। डायग्नोसिस के लिए कैसे यूज होगा कि रेडियो फार्मास्यूटिकल को हमने पेशेंट की बॉडी में एडमिनिस्टर कर दिया, पेशेंट की बॉडी ने रेडिएशन इमिट करना शुरू की, फिर वो जो पेशेंट की बॉडी ने रेडिएशन इमिट की वो फिर हमारा गैमा कैमरा, हमारे डिटेक्टर्स उनको डिटेक्ट करेगा, उनको मेजर करेगा, फिर उसके बाद इमेज एक्विजिशन का प्रोसेस होगा, और जहाँ पे भी हमारी कहीं भी कोई पैथोलॉजी पड़ी भी होगी या कोई भी कैंसरस ट्यूमर वगैरह पड़े होंगे ये उनकी लोकेशन को रिकॉर्ड कर लेगा। ये एज अ डायग्नोसिस न्यूक्लियर मेडिसिन में आ गया। फिर थेराप्यूटिक की बात करें, थेराप्यूटिक का मतलब ये है कि ट्रीटमेंट ऑफ योर डिजीज, ठीक है। जैसे कि अब हम थायराइड स्कैन कर रहे हैं, तो अगर थायरोटॉक्सिकोसिस एक डिजीज है, ठीक है, थायराइड की, तो उसके लिए हम थायराइड स्कैन बेसिकली कर रहे हैं। मिस्थेनिया ग्रेविस एक डिजीज है उसके लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। फिर वही बात मैंने आपको बताया था, गैमा रेडिएशन यूज हो रही होती है गैमा कैमरा में, ठीक है। अच्छा, अब आपने एक बात याद रखनी है, अगर आपसे कोई पूछे कि जी गैमा कैमरा या सॉरी गैमा रेडिएशन की इंटेंसिटी न्यूक्लियर मेडिसिन में ज्यादा क्यों होती है एज कंपेयर टू एक्सरेज, तो इसका आंसर यही है कि ऑब्वियसली के सोर्स पेशेंट है, पेशेंट की बॉडी कॉन्टिन्यूसली रेडिएशन इमिट किए जा रही है, हर तरफ से रेडिएशन आ रही है, ठीक है। तो इस वजह से उसकी इंटेंसिटी जो है रेडिएशन की बहुत ज्यादा होती है। इसलिए जब भी आपको बेसिक मतलब कोई भी नॉलेज देता है या कोई भी आपसे पूछता है कि जितनी भी आप लोगों की फील्ड हैं, ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट मोडालिटी है, सबसे ज्यादा रेडिएशन इमिटिंग मोडालिटी न्यूक्लियर मेडिसिन है, क्योंकि इसमें पेशेंट इटसेल्फ सोर्स होता है। ये चीज आप लोगों ने बार बार याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, इधर एक वर्ड यूज किया गया है जिसको हमने कहा है कि अनसील्ड रेडिएशन सोर्सेज क्या होता है। सबसे पहले हम रेडिएशन सोर्सेज की बात करते हैं या रेडियो एक्टिव सोर्सेज कह सकते हैं इसको, ये वही है, रेडिएशन इमिटिंग सब्सटेंसेस होते हैं बेसिकली, ठीक है। और बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशन या रेडियो न्यूक्लाइड्स हम यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था गैमा एमिटर ज्यादातर हम डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, बीटा एमिटर्स जो होते हैं वो बेसिकली हम थेराप्यूटिक पर्पसेस के लिए यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट 95% जो हमारे रेडियो फार्मास्यूटिकल हैं या रेडियो न्यूक्लाइड्स हैं वो हमारे पास जो यूज होते हैं वो डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए यूज होते हैं, और रिमेनिंग 5% जो वो थेराप्यूटिक पर्पसेस के लिए यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आती है कि जी अनसील्ड रेडिएशन सोर्सेज का मतलब क्या होता है। अनसील्ड अपना नाम खुद ही को बता रहा है
ठीक है। अनसील का मतलब ये होता है कि वो अपनी प्रोटेक्टिव शील्डिंग जो होती है उससे बाहर होती है। ठीक है, जैसे ही हमारे पास सुबह सुबह हॉट लैब में जब हमारे पास रेडियो फार्मास्यूटिकल की फॉर्मेशन हो रही होती है, प्रोसेस डिल्यूजन वगैरह हो रहा होता है, ठीक है, सारा कुछ प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है, तो हमारे पास जो रेडियो फार्मास्यूटिकल होता है वो पूरी एक प्रोटेक्टिव लेड शील्डिंग में होता है। ठीक है, क्योंकि अगर जरा सा भी स्पिल हो गया, कुछ भी हो गया, तो इतनी ज्यादा उसमें से रेडिएशन लिमिट होना शुरू हो जाएगी जो कि हमारे लिए हार्मफुल है। ठीक है, तो अनसील का मतलब ये कि वो अपनी प्रोटेक्टिव शील्डिंग से बाहर है, फिर उसको पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट करते हैं और फिर रेडिएशन पेशेंट की बॉडी से निकलती है। अच्छा, यहाँ पे आपने एक बार याद रखनी है, हम रेडियो फार्मास्यूटिकल की बात करें, ये हमारा जो आयोडीनेटेड कंट्रास्ट मीडिया था जो हम रेडियोलॉजी में यूज करते हैं उससे बहुत डिफरेंट होता है। ठीक है, जो हमारे पास आयोडीनेटेड कंट्रास्ट मीडिया होता है वो बेसिकली नॉन रेडियो एक्टिव होता था। ठीक है, नॉन रेडियो एक्टिव डायग्नोस्टिक केमिकल्स हम उसको कह सकते थे। ठीक है, क्योंकि वो कोई, ठीक है, उसको हम ये कहेंगे नॉन रेडियो एक्टिव डायग्नोस्टिक मटेरियल थे वो। ठीक है, उसके बाद फिर आता है ये एक गैमा कैमरा डिवाइस आप लोगों के सामने दिखाई गई है। ठीक है, इसमें डिटेक्टर्स होते हैं, इसमें कॉलीमेटर्स जो भी होते हैं, इसमें फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब होती है। ठीक है, बेसिकली ये सारी गैमा कैमरा का पार्ट है। ठीक है, गैमा कैमरा वही बात है कि क्या करेगा कि रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स जो हमारी बॉडी में है उनसे जो रेडिएशन लिमिट हो रही है उनको डिटेक्ट करेगा। फिर कॉलीमेटर्स का काम क्या है, ठीक है, फिर इसमें पीएम ट्यूब एक एडिशनल होती है जिसको फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब कहते हैं। ठीक है, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब का मकसद ये होता है कि हमारा जिसका कैथोड और एनोड है इस ट्यूब में भी, ठीक है, तो कैथोड से आने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये बेसिकली फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब क्या करती है कि इसका मेन मकसद ये होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रिकल पल्सेस में कन्वर्ट करती है। ठीक है, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब जैसे ही भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल पल्स जनरेट होता है वो फिर सिग्नल या इलेक्ट्रिकल पल्स सिग्नल आप उसको कह सकते हो। ठीक है, जैसे ही वो जनरेट होता है फिर उसके बाद हमारे पास इमेज एक्विजिशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, सारे डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, उसके बाद हमारे कंप्यूटर पे जाके सिग्नल जनरेट हो जाता है। ठीक है, फिर हम अपनी सारी इमेज प्रोसेसिंग करते हैं जैसे हम रेडियोग्राफी में करते थे, फिर उसके बाद हम प्रिंट निकाल देते हैं और उसके बाद रिपोर्टिंग हो जाती है। ठीक है, ये बेसिकली गैमा कैमरा है। ठीक है, और इसके मेन पार्ट्स वगैरह जो आगे आप लोग डिटेल में इंशाल्लाह पढ़ोगे। ठीक है, फिर वही बात है कि न्यूक्लियर मेडिसिन जो है वो फंक्शनल स्टडी है क्योंकि वो फिजियोलॉजी बताती है, हमें बताते हैं हमारा हमारे ऑर्गन सिस्टम कैसे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, और वही बात कि पेशेंट इटसेल्फ खुद सोर्स होता है, इसलिए इसमें रेडिएशन इंटेंसिटी एज कम्पेयर टू अदर रेडियोलॉजी मोडालिटीज बहुत ज्यादा होती है। फिर डिफरेंट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, जैसे हमने कंट्रास्ट के लिए पढ़ा था रेडियोलॉजी में रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसी तरह रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट होते हैं फॉर रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, उसमें इंट्रावीनसली होता है, इंजेक्शन, इनहेलेशन, सब कुछ है। ये 4 मेजर रूट्स होते हैं जिससे हम पता चलता है कि हमने रेडियो फार्मास्यूटिकल जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो कैसे हमारी बॉडी में डिलीवर हो रहा है। इंट्रावीनसली जो है, जो आईवी है, वो सबसे कॉमन मेथड होता है। ठीक है, रेडियो फार्मास्यूटिकल इंजेक्ट करने का वाया हम इंट्रावीनस इंजेक्शन के थ्रू अपनी वेन में इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्शन का मतलब होता है ओरली देते हैं। इनहेलेशन का मतलब होता है पेशेंट इनहेल करता है। ठीक है, इनहेल जैसे गैसेस की बात कर सकते हैं, जिनॉन वगैरह, ठीक है, वो हम इनहेल करेंगे। फिर सबकुटेनियसली लग सकता है, यानी स्किन पे लग सकता है, अंडरनीथ योर स्किन। ठीक है, ये देखो सबसे पहले वाला सबकुटेनियस दिखाया हुआ है, सेकंड वाला आपका जो है वो ओरल दिखाया हुआ है इंजेक्शन, थर्ड वाला जो है वो आपका दिखाया हुआ है इनहेलेशन दिखाया हुआ है। ठीक है, सॉरी, जो फर्स्ट वाला है वो आईवी है, इंट्रावीनसली है। ठीक है, फिर आता है कि जी स्कैन परफॉर्म कैसे करते हैं, उसके बेसिकली स्टेप्स क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले रेडियो ट्रेसर होता है। ठीक है, जो कि आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, खाली रेडियो ट्रेसर इंजेक्ट नहीं किया जाता, इसकी टैगिंग होती है रेडियो ट्रेसर की बेसिकली एक स्पेसिफिक फार्मास्यूटिकल के साथ कि जी आपकी बॉडी के कौन से पार्ट की इमेजिंग करनी है, जैसे ब्रेन की इमेजिंग करनी है या रीनल स्कैन करना है। ठीक है, तो जो भी रेडियो ट्रेसर होगा उसकी एक स्पेसिफिक फार्मास्यूटिकल के साथ टैगिंग होगी यानी लेबलिंग की जाएगी, सारा प्रोसेस होगा। उसके बाद वो जाके रेडियो फार्मास्यूटिकल बनता है। ठीक है, या जिसको रेडियो ट्रेसर भी कहते हो, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भी कहते हो। फिर वो सब्सटेंस बेसिकली दोबारा से रिपीट करती हूँ, रेडियो ट्रेसर कैसे बनता है कि एक न्यूक्लाइड होता है हमारे पास, रेडियो न्यूक्लाइड होता है। ठीक है, वो हमारे पास ऑर्गन स्पेसिफिक
फार्मास्यूटिकल के साथ लेबल होता है, टैगिंग होती है उसकी, सारा प्रोसेस होता है, फिर वो जाके रेडियो फार्मास्यूटिकल बनता है। जैसे ही रेडियो फार्मास्यूटिकल बनता है उसके बाद हमारे पेशेंट की बॉडी में वो इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। पेशेंट को थोड़ी देर के लिए डिले करवाया जाता है, यानी रेस्ट करवाया जाता है, उसके बाद वो आता है, फिर उसको गैमा कैमरा में लिटाया जाता है, प्रॉपर पोजिशनिंग की जाती है, फिर हम स्कैन स्टार्ट कर देते हैं, इमेज एक्विजिशन होती है, उसके बाद प्रोसेसिंग होती है सारी, जैसे बिल्कुल एक्सरे में हम करते थे। उसके बाद जैसे हमारे पास फाइनल इमेज आ जाता है हम फिल्मिंग कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद एंड पे जाके हम अपने जो भी आगे है कंसल्टेंट एनएम, ठीक है, या न्यूक्लियर मेडिसिन सिंथेसिस जो होता है, फिर वो उसकी रिपोर्ट कर देता है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि हमारे लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बेसिक है। ये जब आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज पता होंगी तभी हम आगे चल सकेंगे। जैसे रेडियो न्यूक्लाइड क्या होता है, रेडियो एक्टिव डिके क्या है, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, या फिर हमारे पास हाफ लाइफ क्या है, और हाफ लाइफ की भी आगे 2 टाइप्स आ रही होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियाइड्स क्या होता है, ठीक है। न्यूक्लियाइड बेसिकली क्या है, रेडियो न्यूक्लियाइड को आप ऐसे भी कह सकते हो, रेडियो न्यूक्लियाइड इज एन एटम दैट हैज एन एक्सेस न्यूक्लियर एनर्जी मेकिंग इट अनस्टेबल, ठीक है। इसको अगर मैं आसान लफ्जों में आपको बता दूं कि अनस्टेबल न्यूक्लियाइड्स आर कॉल्ड रेडियो न्यूक्लियाइड। बेसिकली जब एक एटम अपने ग्राउंडेड स्टेट में होता है, ठीक है, या न्यूक्लाइड अपने ग्राउंडेड स्टेट में होता है तो वो अनस्टेबल होता है, ठीक है। लेकिन इन अनस्टेबल न्यूक्लाइड्स को हम रेडियो न्यूक्लाइड्स कैसे कहते हैं और ये स्टेबल कैसे होंगे। रेडियो न्यूक्लाइड्स जो होते हैं वो स्टेबल कैसे होते हैं, जब वो अपने अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को इमिट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अब ब्रेन में सवाल आएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट कैसे होती है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की इमिशन कैसे होती है। थ्रू रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस होती है, ठीक है। सबसे पहले रेडियो न्यूक्लाइड आते हैं, अनस्टेबल न्यूक्लाइड होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को इमिट करते हैं या चार्ज पार्टिकल्स को इमिट करते हैं, ठीक है। तो वो इमिट कैसे करते हैं, वाया द प्रोसेस ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, ठीक है। रेडियो एक्टिव डिके के प्रोसेस से ही अपने आप को स्टेबल बना लेते हैं। बेसिकली अगर आपसे पूछे कि जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है, ठीक है, उनकी एमिशन के प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो वो रेडियो एक्टिव डिके का प्रोसेस होता है, ठीक है। अच्छा, फिर रेडियो एक्टिव डिके का जो प्रोसेस है उसमें वेरियस सीरीज होती हैं, चेंज होती हैं, डिफरेंट रिएक्शन हो रहे होते हैं, जैसे कि अल्फा मिशन है, बीटा मिशन है, ठीक है। ये रेडियो एक्टिव डिके के प्रोसेसेस हैं। बीटा डिके हो गया, ठीक है, अल्फा डिके है, जैसे बीटा मिशन से होगा, फिर इलेक्ट्रॉन कैप्चर, ये सारे आपके रेडियो एक्टिव डिके के जो है ये उसके आगे स्टेप्स हैं, ठीक है। और ये आपको मैम बख्तावर आई थिंक कवर करा रही हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, ठीक है। द नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। पर यूनिट टाइम को उन्होंने बेसिकली डिके रेट भी कह दिया, यानी आपका जो डिके रेट है वो रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। या रेडियो एक्टिविटी को आप बेसिकली सिंपल वर्ड्स में अगर बोलना चाहो तो आप उसको कह भी सकते हो कि एक्टिविटी आपके जो एक रेडियो न्यूक्लाइड है या रेडियो न्यूक्लाइड का जो सैंपल है उसकी बेसिकली जो एक्टिविटी है उसको आप रेडियो एक्टिविटी कह रहे हो, ठीक है। या जो डिके रेट है, जैसे कि अगर आप इसकी एग्जांपल ऐसे भी दे सकते हो कि आपके पास अगर 1000 रेडियो न्यूक्लाइड के एटम्स हैं एक ही टाइम पे, ठीक है, और उनमें से 1000 में से जो 50 हैं वो अगले 5 सेकंड में डिसइंटीग्रेट कर गए हैं, डिके कर गए हैं, तो उसकी एक्टिविटी कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। आपने क्या करना है कि जो 50 डिसइंटीग्रेट किए थे 5 सेकंड में, आपने क्या करना है 50 को आप 5 से डिवाइड कर दोगे और उसका जो आंसर आएगा वो बेसिकली आपका रेडियो एक्टिविटी होगा या डिके रेट होगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या आप लोगों के बुक में पूरी इसी तरह ही एक्सप्लेन की गई है, इवन के और भी एग्जांपल साथ में बताई गई हैं, ठीक है। तो और इवन के फॉर्मूला भी आपकी बुक में दिया गया है और ये आता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। रेडियो एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो पहले 3 चैप्टर्स है ना न्यूक्लियर मेडिसिन के, वो बेसिक डेफिनेशंस है, उनको मोस्टली आप लोगों को खुद कवर करनी पड़ेगी। उनमें जो जितना रेडियो एक्टिव डिके के जो सीरीज है वो मैम आपको कवर करा देंगी। कुछ मैं तो आपको इंशाल्लाह स्टार्ट ही रेडियो फार्मास्यूटिकल से करा रही हूँ ना, तो जो पिछला पार्ट है कुछ पहले 2 चैप्टर्स है वो बेसिक
तो हमें पता है कि रेडियो एक्टिविटी का यूनिट जो है वो बैक्टेरियल होता है, ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, और इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग थ्योरी होता है, ठीक है, तो ये आप लोग को पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है कि रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, हाफ लाइफ क्या होता है। हाफ लाइफ आप लोग को पहले भी पता है, आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। हाफ लाइफ बेसिकली ये होता है कि टाइम इंटरवल फॉर अ गिवन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई टू डिके टू वन हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, कि अपने एक स्पेसिफिक टाइम के बाद, ठीक है, वो हाफ पे डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अच्छा, एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि रेडियो फार्मास्यूटिकल जो है उसको वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो हमेशा डिके होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी वाया द प्रोसेस ऑफ हाफ लाइफ, अपने हाफ लाइफ के थ्रू वो डिके होता है, कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता। रेडियो फार्मास्यूटिकल कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता, हमेशा इसकी डिके होती है और वाया हाफ लाइफ इसकी डिके होती है, यानी जो अगर 100% उसकी वैल्यू है तो कुछ स्पेसिफिक टाइम के बाद वो 50% पे आ जाएगी, फिर 25%, 100%, 75%, 25%, 15%, 7.5, 2.5, इस तरह वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग डिके होती जाती है और एंड पे जितना बचता है वो बेसिकली फिर यानी उसका डिके प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। सॉरी, मेरा बार बार ना नेट का इशू आ गया है, ठीक है, तो आज के लिए इंशाल्लाह इतना ही काफी है। तो आज के लिए होपफुली इतना ही काफी है, ठीक है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में बाकी कवर अप कर लेंगे।